हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू मेंटोर और मैं आपका टीचर मोहतशम बहाब। और आज हम बात करते हैं कि शेप टूल्स में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है और साथ साथ हमें ट्रांसफॉर्म पे क्या क्या चेंजेस प्रोवाइड होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले जाके एक पेज बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास एक पेज बन जाए। और वही जो हमने बात की थी कि 10 बाय 5 इंचेस के ऊपर काम करो, रेजोल्यूशन मेरे पास 300 है और कलर्स आरजीबी यूज करो, पेज का कलर मेरे पास व्हाइट है। और ओके कर दिया। ओके करने के बाद मेरे पास यहाँ पर ये पेज बन जाता है और यहाँ पे मैं शेप्स बना रहा हूँ। अगर आप नोटिस करें तो मेरे पास यहाँ पर ये शेप टूल है। अच्छा, ये कभी सर्कल में होगा या फिर कभी आपको यहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ नजर आएगा, तो ये डिपेंड करता है कि आपने पहले कौन सा टूल यूज किया था, तो उसके मुताबिक ये चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा कि मेरे पास रेक्टेंगल नजर आ रहा है, मेरे पास पॉलीगॉन नजर आ रहा है। तो जो टूल आप पहले यूज करेंगे उसकी ही शेप यहाँ पर आपको बनी हुई नजर आएगी। तो इस पे कंफ्यूज हरगिज मत होइएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल में मैं अगर यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लूं, सही है। अच्छा, मैंने शिफ्ट का बटन दबा के रेक्टेंगल बनाया है। अगर मैं शिफ्ट का बटन नहीं दबाता तो मैं यहाँ पे शेप को अपनी मर्जी से कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोई भी शेप बना सकता हूँ, मतलब शेप को बिगाड़ सकता हूँ, ठीक है। अगर आप शिफ्ट का बटन दबाते हो, शिफ्ट के बटन से ये चारों साइडों से बराबर साइड हिस्सा शेप बनती है, ठीक है, देखने में अच्छा लगता है। तो ये बना सकते हैं। अच्छा, ये बनाने के बाद ऊपर मेरे पास थोड़े से ऑप्शंस आते हैं। इस शेप को कन्वर्ट मत करिएगा, ये शेप है तो इसको शेप ही रहने दें। अगर ये कन्वर्ट कर दिया तो आपकी जो डायग्राम्स है वो शेप में नहीं बनेंगी, वो पाथ बनेंगी। तो फिलहाल इसको शेप ही रहने दें, सही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है फिल कलर। फिल कलर क्या होता है? फिल कलर इसके रेक्टेंगल के अंदर जो कलर होगा वो, सही है। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स इसकी आउटलाइनिंग पे काम करेगा। हमारे पास आते हैं इसकी आउटलाइन की विड्थ। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आउटलाइन की विड्थ ज्यादा होगी और साथ साथ इसकी आउटलाइन की डिजाइनिंग है। आइए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। सबसे पहले मेरे पास एक ऑप्शन आता है फिल कलर। फिल कलर क्या होता है कि अगर मैं क्लिक कर दूं और यहाँ पे कोई भी कलर चेंज कर दूं तो इसके अंदर का कलर चेंज हो जाता है, सही है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं स्ट्रोक्स। अगर मैं स्ट्रोक से कलर पे जाऊं और यहाँ पे कलर चेंज कर दूं तो इसके स्ट्रोक्स का कलर, इसकी आउटलाइनिंग का कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आते हैं इसकी विड्थ। अगर आप यहाँ से जाके इसकी विड्थ ज्यादा करो तो आप नोटिस करो इसकी आउटलाइनिंग ज्यादा हो रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे नॉर्मल इतनी ही चाहिए तो मैं इतनी लेता हूँ। अच्छा, फिल पे मेरे पास दो तीन ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे नो फिल, मतलब अगर आप इस पे क्लिक करें तो इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब इसके अंदर कोई भी कलर नहीं है, कुछ भी कलर नहीं है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे, उसके बाद मेरे पास आता है सॉलिड कलर, मतलब आप इनमें से कौन सा कलर देना चाहते हो। आप कोई भी एक कलर दे सकते हो, वन कलर एट अ टाइम, सॉलिड कलर की बात हो रही है। उसके बाद मेरे पास आते हैं ग्रेडियंट कलर्स। ग्रेडियंट कलर्स आते हैं। ग्रेडियंट कलर्स पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे जाके हमारे पास ग्रेडियंट की पूरी एक क्लास बनेगी तो हम वो ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद मेरे पास आता है पैटर्न्स। पैटर्न्स पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आगे जाके आपके पास यहाँ पर पूरी एक क्लास आएगी पैटर्न्स के बारे में, तो वो मैं आपको पैटर्न्स उसी में समझा दूंगा कि पैटर्न्स क्या होते हैं क्या नहीं होते। फिलहाल हम बात कर रहे हैं भाई सॉलिड कलर्स की। सॉलिड कलर्स, यहाँ से आपको जो कलर चाहिए हो आप कोई भी कलर ले सकते हो। साथ ही साथ अगर ऐसा हो कि आपको यहाँ पर कोई कलर प्रोवाइड नहीं हो रहा और आप चाहते हो कि मुझे वो शेड चाहिए, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है मोर कलर्स। आप मोर कलर्स पे चले जाओ और यहाँ से जाके आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। आप कोई भी कलर ले सकते हो और उस कलर का कोई भी शेड आप यहाँ पे ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ग्रीन चाहिए तो मैं ग्रीन लेकर इसको ओके करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ग्रीन कलर पीछे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल मुझे ग्रीन नहीं चाहिए, मुझे येलो ही चाहिए। उसके बाद यही काम आपको, सेम सारा काम आपको स्ट्रोक्स में भी प्रोवाइड होता है। आप स्ट्रोक्स में भी वही दोबारा सारा काम कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आउटलाइंस है। आउटलाइंस में आप खाली इसको ज्यादा बड़ा और छोटा कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आउटलाइंस का डिजाइन है कि भाई आपको यहाँ पे
डैशेस में चाहिए या फिर आपको डॉट्स में चाहिए, आपको जो लाइन चाहिए हो आप यहाँ पे वो लाइन ले सकते हो। फिलहाल उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन आता है अलाइनमेंट का, अलाइन का। अब अलाइन क्या होता है कि अगर मैं डॉट्स में कर दूं, आप नोटिस करो मेरे जो आउटलाइनिंग का डिजाइन है वो इस शेप के अंदर है, इस रेक्टेंगल के अंदर है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसकी अलाइनमेंट चेंज कर दूं कि भाई मेरे पास यहाँ पर होनी चाहिए, अब आप नोटिस करो इसकी जो आउटलाइनिंग है वो इसके सेंटर में है। अगर मैं दोबारा चेंज करूं, मैं इसको कहूंगी नहीं भाई मुझे ये वाला भी नहीं चाहिए, अगर मैं दोबारा इसकी अलाइनमेंट चेंज करूं, अब आप नोटिस करो इसकी अलाइनमेंट बाहर की तरफ है। सही है। ये फायदा क्या देती है? फायदा फिलहाल आपको इतना कोई खास आइडिया नहीं आएगा, आगे जाके हम जब डायग्राम्स बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा आइडिया प्रोवाइड हो सकता है। फिर आप देख सकते हो कि भाई हाँ ये मुझे चेंजेस मिल रही है, ये चेंजेस नहीं मिल रही, फिर आपको आइडिया हो सकता है। अगर अब मैं यहाँ पर इसको परफेक्ट लाइन करूं और इसकी आउटलाइन की बिट बड़ी करूं, तो ये अंदर की तरफ बड़ा हो रहा है। क्यों बड़ा हो रहा है भाई अंदर की तरफ? क्योंकि इसकी अलाइनमेंट जो है वो इनसाइड है। अगर मैं इसको बाहर की तरफ कर दूं और अब इसकी अलाइनमेंट को बड़ा करूं, अब आप नोटिस करो ये दोनों साइडों पे बड़ा हो रहा है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। अगर मैं इसकी अलाइनमेंट चेंज कर दूं और इसको बाहर की तरफ कर दूं और अगर अब इसकी स्ट्रोक्स को बड़ा करूं, अब आप नोटिस करो ये बाहर की तरफ बड़ा हो रहा है, अंदर की तरफ बड़ा नहीं हो रहा। सही है, तो ये बाहर की तरफ बड़ा हो रहा होगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर कैप्स का ऑप्शन आता है, कैप्स का ऑप्शन हम बाद में देखते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कॉर्नर्स का। कॉर्नर्स क्या काम करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये, अगर आप नोटिस करो ये पॉइंटेड कॉर्नर्स हैं, मतलब नोक बनी हुई है, पॉइंट बना हुआ है। अगर आपको ये नोक पसंद नहीं है और आप चाहते हो कि आउटलाइंस का थोड़ा स्मूथ डिजाइन हो, तो आप यहाँ पे जाके इसकी अलाइनमेंट के कॉर्नर्स को आप स्मूथ एजेस पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब आप नोटिस करो ये राउंडेड एजेस आपको प्रोवाइड होंगे, तो देखने में अच्छे लगते हैं। अगर कोई डायग्राम के साथ आप आउटलाइंस रखना चाहते हो और उसके साथ आप स्मूथ एजेस लेना चाहते हो तो बड़े आराम से आप ले सकते हो। अगर आपको स्मूथ एजेस नहीं चाहिए तो आप जाके इसके अलाइनमेंट को दोबारा चेंज कर सकते हो, आप बेवल्स रख सकते हो। बेवल्स ये इस तरीके के स्लोप होते हैं और अगर आपको रखने हो तो आप ये इस तरीके पे इसको चेंज कर सकते हो अगर आपको चाहिए हो तो। सही है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आता है कि अगर आप दूसरी शेप ले रहे हो और आप इसके साथ कंबाइन करना चाहते हो, कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शेप ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ही कंबाइन होकर आए, तो आप नोटिस करो इसी के साथ दूसरी शेप में मेरे पास यहाँ पर कंबाइन हुई हुई शेप बन गई है, मतलब दूसरी लेयर पे नहीं बनी। ठीक है, आप इसी के साथ कंबाइन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं जाके इसको कहूँ मुझे इसमें से कंबाइन ही करना, मुझे इसी शेप में से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट पे चला जाऊं और अगर इसी शेप में मैं कुछ डायग्राम बनाता हूं, तो आप नोटिस करो उसी शेप में से मैंने माइनस कर दिया, वो शेप मैंने उसमें से कट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर मैं इसकी आउटलाइंस हटा देता हूँ, जिसके आउटलाइंस नहीं चाहिए। वापस जाता हूँ, मेरे पास ऑप्शन आता है कि इंटरसेक्ट करूँ। भाई इंटरसेक्ट क्या करता है कि जो दो ऑप्शन आप इसमें इंटरसेक्ट हो रहे होंगे वो रह जाएगा, बाकी सारा कुछ मेरे पास से हट जाता है। ये आपके पास इंटरसेक्ट काम कर होता है। हमने मैथ्स के सब्जेक्ट में यूनियन एंड इंटरसेक्शन का पढ़ा था। तो जो दो ऑप्शन आप इसमें इक्वल होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ रहे होंगे, वो आपके पास रह जाएगा, बाकी सारा कुछ हट जाता है। सही है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है कि भाई आपके पास यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन आता है। अगर आप एक्सक्लूड ले लो तो यहाँ पे जब आप डायग्राम बनाओगे तो ये इंटरसेक्ट का ऑपोजिट काम करके देता है कि भाई इंटरसेक्शन का जो हिस्सा अब इसमें इंटरसेक्ट हो रहा है वो हट जाएगा, बाकी सारा आपके पास यहाँ पर रह जाता है। तो ये आपके पास इंटरसेक्शन पे काम करता है। बाकी आपके पास जो साथ साथ ऑप्शंस है वो हम साथ साथ करते रहेंगे, देखते रहेंगे क्या होता है क्या नहीं होता आहिस्ता। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसकी कंबाइन वगैरह की समझ आई होगी और आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात ये कि कोशिश करिएगा कि जब भी आपको शेप्स का कलर चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल अभी शेप है और मुझे इसका कलर चेंज करना है,
तो कोशिश करिएगा कि शेप को हमेशा शेप टूल पे ही जाके कलर चेंज करें। इसका कलर कैसे चेंज होगा, मैं किसी और टूल से फिलहाल नहीं कर सकता, आपको शेप्स के ऊपर जाना पड़ेगा ताकि आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाए। एक दफा ये प्रॉपर्टी मिल जाए तो अब जाके आप इसके फिल कलर भी चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसका स्ट्रोक कलर भी चेंज कर सकते हो बड़े आराम से। लेकिन फिलहाल मुझे स्ट्रोक्स नहीं चाहिए तो मैं स्ट्रोक्स को नन करता हूँ और इसके फिल को मैं येलो कलर ले रहा हूँ अपने काम के लिए। तो इस तरीके से आप ये चीज बड़े आराम से ले सकते हो। अच्छा, नोटिस करिएगा कि यहाँ पर जब मैंने शेप बनाई थी, मैं इसको जब कंबाइन करता हूँ, कंबाइन करने के बाद मैं कोई भी शेप बनाता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये एक ही लेयर में बन रहा है, सेम लेयर में बन जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया कि भाई इसी के साथ कंबाइन करो या इसी शेप के साथ सब्ट्रैक्ट करो या इसी शेप के साथ इंटरसेक्ट करो या इसी शेप के साथ एक्सक्लूड करो। सही है, मैंने इसको ऑप्शन दिया था जिसकी वजह से ये एक ही लेयर में काम हो रहा है। अगर आप इसको यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं देते और डायरेक्ट जाके कोई शेप बनाते हो कि फॉर एग्जांपल मैं कोई दूसरी शेप बनाता हूँ, राउंडेड रेक्टेंगल बनाता हूँ और अब मैं कोई दूसरी शेप बनाऊंगा तो यहाँ पर सॉरी ओके मैं अगर कोई दूसरी शेप बनाऊंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली दूसरी लेयर पे काम होगा, उसी लेयर पे नहीं होगा, दूसरी लेयर पे। अगर मैं यहाँ पे जाके शेप चेंज कर दूं और अब शेप बनाऊं तो आप नोटिस करो ऑटोमेटिकली दूसरी लेयर पे काम होगा, उसी लेयर पे काम नहीं होता है। सही है, तो ये चीज का ख्याल रखिएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। अगर आप उसको दिखा दूं कि राउंडेड रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल मतलब पहला रेक्टेंगल टूल है, दूसरा राउंडेड रेक्टेंगल टूल है। राउंडेड रेक्टेंगल क्या करता है कि अगर मैं क्लिक कर दूं, मेरे पास यहाँ पर अगर मैं शेप बनाऊं, मेरे पास यहाँ पर एक शेप बन गई जिसके साइड्स थोड़े से राउंडेड है। अगर आप ऊपर नोटिस करो मेरे पास फिल, स्ट्रोक्स, लाइंस, उसकी विड्थ वगैरह सारे ऑप्शन सेम है और यहाँ पर आते आते एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मेरे पास बन जाता है रेडियस का। रेडियस, अगर मैं इसकी रेडियस की वैल्यू यहाँ से चेंज कर दूं, मैं इसको कहूँ कि मुझे 30% रेडियस चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फोटोशॉप में जो काम आपने पहले कर लिया वो कर लिया, वो डन हो गया। आप जब कोई भी वैल्यू चेंज करते हो तो इसका मतलब मैं आगे होने वाले काम की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, पिछले वाले काम की नहीं। तो अब आपको दोबारा से एक शेप बनानी पड़ेगी जिसके राउंडेड उसके पहले वाले के मुकाबले थोड़े ज्यादा राउंडेड होंगे। अगर मैं इसकी वैल्यू दोबारा से चेंज कर दूं, मैं इसको 50% कर दूं, तो मैंने इस वाली की चेंज नहीं किया, आगे जो दूसरी डायग्राम बनाऊंगा उसके लिए मैंने वैल्यूज को ज्यादा चेंज किया है, उसकी वैल्यू चेंज हुई है। सही है, तो इस तरीके से आप जितनी वैल्यू ज्यादा करते रहोगे आपका एंगल उतना ज्यादा राउंडेड होता जाएगा। उम्मीद है कि इस ऑप्शन की आपको समझ आई होगी। ठीक है, ओके। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर आता है इलिप्स टूल। अगर आपको दिखा दूं, यहाँ पे इलिप्स टूल है, ये सर्कल टूल है, इलिप्टिकल टूल, इसको आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सर्कल, इलिप्स, इलिप्टिकल आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप इसको क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते। ओके, अगर आप इलिप्टिकल टूल ले लो या इलिप्स टूल ले लो, यहाँ पर जब आप शेप बना लो, सॉरी मैंने सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके जब आप शेप बना लोगे तो आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप बना सकते हो। इस तरीके से इसको पतला कर सकते हो, मोटा कर सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से शेप्स वगैरह बना सकते हो। अगर आपको एक परफेक्ट सर्कल बनाना है, अगर आप चाहते हो कि एक परफेक्ट सर्कल बने, तो आप शिफ्ट का बटन दबा के जब बनाओगे तो एक परफेक्ट सर्कल बनेगा। ठीक है, कलर कौन सा हो, कलर जाके आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो बड़े आराम से ले सकते हो। अच्छा, एक और बात, जब आप दूसरी शेप बनाने लगोगे, फॉर एग्जांपल मैं एक और सर्कल बनाता हूँ और अब हमें पता है कि भाई शिफ्ट दबा के बड़ा सही सर्कल बनता है और मैं शिफ्ट पहले दबा के जब सर्कल बनाऊंगा तो यहाँ पर आप उसी लेयर में काम कर रहे हो। उसका मुझे नुकसान ये होगा कि बाद में जब मैं कलर चेंज करूंगा, मैं इस बड़े वाले सर्कल का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो दोनों सर्कल्स का कलर चेंज होगा क्योंकि वो दोनों एक ही लेयर है, उसको दोनों में एक ही कमांड में कर रहा हूँ।
इसका क्या हल निकालें भाई? इसका हल ये निकालें कि जब भी आप शेप बनाने लगो, ठीक है, दूसरी शेप बना रहे हो तो पहले शेप बनाना स्टार्ट करो। सही है। अगर आप देखो मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, लेफ्ट क्लिक कोई भी बटन प्रेस नहीं किया, लेफ्ट क्लिक से आप बनाना शुरू करो और उसके बाद आप शिफ्ट का बटन दबा दो तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी लेयर में बनेगा, उसके साथ ज्वाइन होके नहीं बनेगा। उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आई होगी कि मतलब आपने पहले माउस से शेप बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद जब आप शिफ्ट का बटन दबाओगे एक परफेक्ट सर्कल भी बन जाएगा और साथ साथ एक तीसरी लेयर पे ये काम होगा, उसी लेयर में ज्वाइन होकर आपको नहीं मिलेगा ये काम। सही है। ओके। अगर आपको मून शेप वगैरह बनानी हो तो यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और साथ ही साथ बता सकते हो कि भाई आपको ये कितनी शेप पे चाहिए, कितनी शेप पे नहीं चाहिए। ठीक है। इवन के आप इसको यहाँ से अगर मूव करना चाहो तो आप कंट्रोल का बटन दबा के आप इसको मूव कर सकते हो। सही है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से शेप मिलेगी। अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो कंट्रोल के बटन से आप इसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ये कुछ इस तरीके से चाहिए, बल्कि फिलहाल नहीं चाहिए तो मैं बड़े आराम से इसको हटा सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। सही है। तो ये छोटा मोटा काम आप यहाँ पर इस तरीके से कंबाइन सब्ट्रैक्ट से कर सकते हो। ओके। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है भाई पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का क्या हिसाब है कि भाई अगर आप पॉलीगॉन को सिलेक्ट करते हो, पॉलीगॉन टूल है, ठीक है, पॉलीगॉन को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो पॉलीगॉन की डिफरेंट साइड्स होती हैं। देखो सारे ऑप्शन सेम आ रहे हैं और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है साइड्स कि कितनी साइड्स होनी चाहिए। भाई यहाँ पे फिलहाल 5 लिखा हुआ है और मैं जो डायग्राम बनाऊंगा उसकी मेरे पास 1 2 3 4 5 साइड्स आपको प्रोवाइड होती है। अगर आप इसकी 5 साइड्स को चेंज कर दो, मतलब पॉलीगॉन की साइड्स 3 से कम नहीं होती, मतलब 3 4 5 6 7 स्टार्ट होगा, 3 से मजीद कम नहीं होता। अगर मैं इसको 2 कर दूं और एंटर करूं और यहाँ पर आपको बता देता है एन इंटीजर बिटवीन 3 एंड 100 इज रिक्वायर्ड, 3 से स्टार्ट होके 100 तक। ठीक है। आप इसको 3 साइड्स पे कौन सी शेप बनेगी? 3 साइड से मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। ठीक है। अगर मैं इसको कह दूं कि भाई मुझे 4 साइड चाहिए, पहले वाली पे कोई चेंज नहीं आया, मुझे दूसरी डायग्राम बनानी पड़ेगी जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पे 4 साइड्स बनेगी। मुझे 5 साइड्स चाहिए, 6 चाहिए, 10 चाहिए, आप अपनी मर्जी से इसको बता दो कि भाई आपको कितनी साइड्स की जरूरत है और जब आप इसको डायग्राम बनाओगे तो 30 साइड्स आपके पास बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स आपको बड़े आराम से बनी बनाई प्रोवाइड हो रही होंगी, आपको कोई मसला नहीं होगा। सही है। उम्मीद है कि आपको इस ऑप्शन की भी समझ आई होगी साइड्स की। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है लाइंस का। लाइंस आपके पास बनी हुई है, डिफरेंट टाइप की लाइंस है। अगर आप लाइन को सिलेक्ट करते हो सारे ऑप्शंस अगेन सारे सेम है और आपके पास एक नया ऑप्शन आता है विड्थ वाइड का। ठीक है, कि इसकी विड्थ क्या होगी, इसकी विड्थ क्या होगी क्या नहीं होगी। कि अब फिलहाल मेरे पास की विड्थ 1 है, 1 पिक्सल है। अगर मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ और शिफ्ट पकड़ के लाइन लगाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी लाइन बनेगी। आप नोटिस करो एक बहुत ही बारीक पतली लाइन है और यहाँ पर इसके फिल भी वाइट है, जो कि फिल मुझे नहीं चाहिए। लाइन है, लाइन में कभी भी हम फिल कलर नहीं करते, हम शेप्स के अंदर फिल करते हैं और लाइनों के अंदर हम स्ट्रोक्स करते हैं। तो यहाँ पर इसके स्ट्रोक पे जाके मैं इसको रेड कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। सही है। मैं यहाँ पे लाइन को चेंज कर देता हूँ, 1 पिक्सल के बजाय मैं इसको यहाँ पर 5 पिक्सल्स दे देता हूँ और अब इसकी लाइन बनाता हूँ तो ये आपको पहले के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा विड्थ नजर आ रही होगी। अगर आप इसको यहाँ पे 5 की जगह आप इसको 10 दे दो तो आपको पहले के मुकाबले यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा विड्थ नजर आ रही होगी। अगर आप यहाँ पे इसको 10 की जगह 15 दे दो तो आपको यहाँ पे पहले की जगह थोड़ी ज्यादा विड्थ नजर आ रही होगी। सही है। इसी तरीके से आप इसको जितना ज्यादा करते रहोगे ये उतनी ज्यादा विड्थ लेता रहेगा। उम्मीद है कि आपको इसकी विड्थ की समझ आई होगी। ठीक है, और आप इस पे छोटी मोटी प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है कस्टम शेप टूल्स। कस्टम शेप टूल क्या काम करता है कि अगर आप कस्टम शेप टूल पे क्लिक करो सारे ऑप्शंस आपके पास सेम है और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके पास ऑप्शन आता है शेप्स का। शेप बनी होती है भाई, अगर आप यहाँ पे चले जाओ
ये आपके पास कुछ इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बने होंगे, जिसके कॉर्नर को पकड़ के आप थोड़ा बड़ा कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप नोटिस करो, ये शेप्स बहुत ज्यादा कम है। अगर आप ये शेप ज्यादा करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे कॉर्नर पे सेटिंग का बटन है, ठीक है। आप इसके सेटिंग के बटन पे चले जाओ और उसके बाद आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज होती है कि भाई आपको इनमें से कौन सी कैटेगरी ऑन करनी है, आप कौन सी कैटेगरी ऑन करना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि सारी की सारी कैटेगरीज ऑन कर दो एक साथ। मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ और ये इसको कहता हूँ ओके कर दो। ओके करने के बाद ये सारी की सारी कैटेगरीज ऑन हो जाएंगी। तो आपको जो शेप इसमें पसंद हो, फॉर एग्जांपल मुझे ये शेप पसंद है, इसको आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाके आप जब ड्रैग करोगे तो यहाँ पर वो शेप बनी हुई आ रही होगी। इसमें कलर कौन सा हो, कलर आप ये ले सकते हो, और इसकी आउटलाइंस वगैरह कौन सी हो, और आउटलाइंस वगैरह आप अपनी मर्जी के मुताबिक बड़े आराम से ले सकते हो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको कस्टम शेप की समझ आई होगी। आपको जो शेप बने बनाए आइकन्स पड़े हुए हैं, आप इसको आइकन्स एज आइकन्स यूज कर सकते हो। आपको जो शेप चाहिए हो, आप यहाँ से बड़े आराम से इसको सिलेक्ट करके और वहां पर अपने काम में इसको यूज बड़े आराम से कर सकते हो। डिफरेंट शेप्स हैं। उम्मीद है कि आपको ये शेप यूज करना का तरीका आ गया होगा, तो आप इसको यूज कर सकते होगे। ओके, एक छोटे से ऑप्शन समझाता हूँ मैं। यहाँ पर एक शेप ले लेता हूँ और मुझे इस ऑब्जेक्ट की कॉपी बनानी है। मैं इसकी कॉपी बनाना चाह रहा हूँ। मैंने एक शेप ली है और मैं चाहता हूँ कि इसकी कॉपी बन जाए। एक तरीका तो ये है कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन पे जाके, इस ऑब्जेक्ट पे जाके लेयर्स में से, ये लेयर्स हैं, इस लेयर पे जाके राइट क्लिक करके आप कर दो यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर। आप डुप्लीकेट पे क्लिक करो, इसको बता दो ओके। ओके करने के बाद मेरे पास एक न्यू लेयर बनी हुई आ जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई दूसरी शेप मुझे नहीं मिलती। सही है। बेसिकली आपका डिजाइन सेम है, आपका ऑब्जेक्ट सेम है, आपके कलर सेम है, और उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही एक दूसरी कॉपी मिलती है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं लगता कि कॉपी बनी भी है कि नहीं। तो आप यहाँ पर अगर इसको मूव करके देख लो तो ये कॉपी आपकी बनी हुई होगी। और मैं इसका कलर थोड़ा शेप पे जाके इसका कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। एक दूसरा तरीका है कॉपी करने का, जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। हमारे पास एक ऑप्शन आता है कंट्रोल जे। अगर आप कंट्रोल जे का बटन दबा दो, आपके पास एक और कॉपी बनी हुई आती है, जिसको अगर आप यहाँ पर मूव करो तो आपके पास ये कॉपी बनी हुई होगी। और अगर मैं इसका कलर दोबारा से जाके चेंज कर दूं तो आपको यहाँ पर आइडिया हो सकेगा। अगर आप, दोबारा बताता हूँ, मैंने कंट्रोल का बटन दबाया, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो मेरे कंट्रोल का बटन दबाया हुआ है, और कंट्रोल दबाने के बाद अगर कंट्रोल जे दबा दूं, मेरे पास लेयर्स में एक न्यू कॉपी बन गई। और मैं मूव टूल की मदद से इसको मूव करता हूँ और यहाँ पर जाके शेप में जाके इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ताकि देखने में आसानी हो सके, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे दोबारा से कंट्रोल जे करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं मूव करता हूँ और इसका कलर जाके मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ और ट्रांसफॉर्म करता हूँ। इसका साइज थोड़ा चेंज करता हूँ, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी से आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर कभी आपको कंट्रोल टी का बटन भूल जाए, कंट्रोल टी क्या काम करता है क्या काम नहीं करता, तो आप एडिट पे चले जाओ। एडिट पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है फ्री ट्रांसफॉर्म पाथ, कंट्रोल टी शॉर्टकट की है इसकी, ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल टी दबा दो और आप इसको जिस तरीके से सेट करना चाहो तो बड़े आराम से आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी। ओके, एक दफा इस आज देखो तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले ब्लैक कलर है, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर येलो। सही है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास शेप्स वगैरह प्रोवाइड हो रही होंगी आपको। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं इनकी अलाइनमेंट करना चाहता हूँ। किसी को ब्लैक को पीछे भेज दिया, ग्रीन को आगे ले आया, ब्लू को पीछे भेज दिया, येलो को आगे ले आया। इस तरीके से इनकी एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो ये एडजस्टमेंट फोटोशॉप में आपके पास लेयर्स से होती है। अब लेयर्स, यहाँ पर आपको ये लेयर्स प्रोवाइड होती हैं कि लेयर्स क्या काम कर रही हैं।
मैं जरा सा इन लेयर्स को उठा के बाहर रख देता हूँ और यहाँ पर लाके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। अगर आप नोटिस करो यहाँ पर ये लेयर्स हैं, ठीक है, मतलब पहले कौन सा आएगा, उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। जैसे कि आप लोग यूं समझ लो कि आप लोग लाइन बनवाते हो स्टूडेंट्स की, तो बड़े स्टूडेंट्स पहले खड़े हो जाए और छोटे स्टूडेंट्स बाद पीछे खड़े हो जाए, तो छोटे नजर नहीं आएंगे, तो आप उन छोटों को पकड़ के आगे ले आते हो, बड़ों को पकड़ के पीछे ले जाते हो, मतलब अलाइनमेंट है, आप अपनी मर्जी से अलाइन कर रहे हो सबको। उसी तरीके से ये लेयर्स की एग्जांपल है कि कौन सा पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। अगर आप यहाँ नोटिस करो, सबसे पहले मेरे पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है, मेरे पास ये जो व्हाइट पेज है ये मेरे बैकग्राउंड लेयर है। उसके बाद मेरे पास येलो कलर आ रहा है, उसके बाद मेरे पास येलो है, फिर रेड कलर आ रहा है, फिर मेरे पास ब्लू कलर आ रहा है, और फिर मेरे पास ग्रीन कलर आ रहा है, और लास्ट में मेरे पास ब्लैक कलर आ रहा है। तो ये अलाइनमेंट हुई हुई है। अगर आपको इनकी अलाइनमेंट चेंज करनी हो, अगर मैं चाहता हूँ ब्लैक कलर ग्रीन के पीछे चला जाए, मुझे या तो ग्रीन को पकड़ के ऊपर ले आऊंगा या ब्लैक को पकड़ के मैं ग्रीन के नीचे लाके छोड़ दूंगा। अगर आप नोटिस करो मेरा वो कलर ग्रीन के पीछे चला गया। अगर मुझे इसको ब्लू के पीछे भिजवाना है, इसको या तो ब्लू को ऊपर ले या ब्लैक को पकड़ के इसके नीचे ले जाए, तो वो पीछे चला जाएगा। अगर मुझे इसको रेड के पीछे भिजवाना है, तो या फिर इस तरह कर ले तो ये रेड के पीछे चला जाएगा, या फिर येलो के पीछे भिजवाना है तो इस तरह कर ले तो ये येलो के पीछे चला जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा पकड़ के ऊपर कर लूं तो अब आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये आप सोच रहे होगे कि भाई ये लाइन मुझे क्यों नजर आ रही है, ये लाइन हेल्पिंग लाइन है। लेयर्स में जो चीज सेलेक्ट होती है ये आपको बताता है, भाई हेल्पिंग गाइड करता है कि ये इस वक्त ये एरिया सेलेक्ट हुआ है, तो इस पे कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। ये आपको हेल्पिंग लाइन प्रोवाइड कर रहा है, येलो के पीछे आपका काम गया हुआ है। अगर आप इसको आगे लाना चाहते हो तो बस खाली पकड़ के लेयर्स के आगे ला सकते हो बड़े आराम से, कि येलो के आगे हो, रेड के आगे हो, यहाँ पे ब्लू के आगे हो, या फिर ग्रीन के आगे हो। सही है। अगर आप इनकी अलाइनमेंट करना चाहो कि मतलब मैं कहता हूँ कि येलो वाला रेड के आगे होना चाहिए, इसके पीछे होना चाहिए, ब्लू वाला ग्रीन के आगे होना चाहिए, ग्रीन के पीछे होना चाहिए, तो आप बड़े आराम से इनकी अलाइनमेंट कर सकते हो, मसला नहीं करेगा। सही है। तो मैं इसको वापस उठा के यहाँ पर वापस रख देता हूँ और इसको नॉर्मल। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, आपको ये एक आई बनी हुई नजर आ रही होगी, आंख बनी हुई नजर आ रही होगी। ये दज्जाल की आंख नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये होता क्या है, ये आपको व्यू का ऑप्शन देता है। बेसिकली ये आंख का मतलब दिखाई देना, दिखाई दे रहा है। अगर ये आई ऑन है तो मतलब आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये आई के ऊपर आप क्लिक कर दो तो वो आंख बंद हो जाती है और वो ऑब्जेक्ट आपको नजर आना बंद हो जाता है। मेरा ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे मौजूद है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो ये आपको वो हेल्पिंग लाइन नजर आ रही होगी, अपनी जगह पे पड़ी हुई है भाई, सिर्फ मुझे नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अलाइनमेंट मैंने बंद कर दी है। वो उसका व्यू देखना जो है वो आंखें बंद कर दी हो जैसे कि हमने, तो हमें वो सामने पड़ी हुई चीज नजर नहीं आती। उसी तरीके से आंख बंद हो गई, उसका व्यू बंद हो गया, जिसकी वजह से वो शेप हमें आगे पड़ी हुई नजर नहीं आ रही है। सिर्फ ये चीज हुई है, ठीक है। अगर आप इसको दोबारा ऑन करना चाहो तो बस व्यू पे क्लिक कर दो। आपको जो ऑप्शन ऑफ करना हो तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आप ये ऑप्शन ऑन ऑफ बड़े आराम से कर सकते हो, इसमें कोई मसला आपको नहीं होगा। सही है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे शेप्स के बारे में समझ आई होगी, और कोई सवाल इन पे नहीं होगा। कुछ पूछना चाहें तो बेशक आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कमेंट पढ़ के वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। थैंक यू।